नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बिहार की सभी प्रमुख खबरों को आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में आज नतीजे आ रहे हैं। वोटों की गिनती लगातार जारी है। शुरुआती रुझानों की अगर बात करें तो शुरुआती रुझानों में त्रिपुरा में बीजेपी ने आसानी से बहुमत हासिल कर ली है। वहीं नागालैंड में बीजेपी के गठबंधन वाली एनडीपीपी आगे चल रही है, जबकि मेघालय में मौजूदा सीएम कोनराड संगमा की पार्टी एनपीपी आगे चल रही है। तीनों राज्यों में 60-60 विधानसभा की सीटें हैं। त्रिपुरा में 16 फरवरी को, तो वहीं नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को चुनाव हुए थे। अभी त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, जबकि नागालैंड में बीजेपी के गठबंधन वाली नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी कि एनडीपीपी, और मेघालय की अगर बात करें तो मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी यानी कि एनपीपी की सरकार है। वहीं झारखंड के रामगढ़ उपचुनाव में अभी आजसू आगे चल रहा है। तो न्यूज 18 पर सबसे सटीक, सबसे तेज नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। त्रिपुरा, नागालैंड में जहां बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं पर आपको बताते चले कि यहां पर अब तक के रुझान में बीजेपी की बढ़त साफ तौर पर दिख रही है। मेघालय में फिलहाल स्थिति साफ नहीं है। मेघालय में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। त्रिपुरा में बीजेपी को साफ तौर पर बढ़त, अब से थोड़ी ही देर का इंतजार, उसके बाद तस्वीरें लगभग साफ हो जाएंगी। झारखंड में रामगढ़ उपचुनाव पर यह बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर देखिए आज 11 राउंड की काउंटिंग लगातार जारी है। रामगढ़ उपचुनाव में फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आजसू आगे चल रही है। पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। कुल यहां पर 11 राउंड की गिनती होगी, जिसमें देखिए आजसू की जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रही है, वहीं पर कांग्रेस पीछे चल रही है। तो रामगढ़ में भी दोपहर तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर। और हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा जुड़ गए हैं। संजय, पहले राउंड की काउंटिंग पूरी और आजसू की जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रही हैं, क्या कुछ अपडेट? और देखिए, पहले राउंड की जो गिनती अभी जो हुई है, कंप्लीट हुई है, उसमें जो आपको बढ़त है वो सीधे एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी को मिलती दिख रही है। और ये बढ़त जो है 5838 मतों की है। लेकिन ये अब तक आवाज पहुंच पा रही है और इसमें जो कुल जो पहले राउंड की जो आपको हुई है, अभी तक जो मतगणना हुई है, उसमें आपको टोटल जो वोट हैं 22,478 मतों की गिनती हुई है, जिसमें आपको जो सुनीता चौधरी हैं एनडीए प्रत्याशी 5,838 मतों से आगे हैं। और आपको जो बजरंग महतो यूपीए प्रत्याशी हैं वो 7,072 मत मिले हैं। चूंकि आप देख रहे हैं कि ये जो है अभी शहरी जो इलाके जो है मतदान केंद्र हैं उनकी गिनती हो रही है, लेकिन जाहिर है कि जैसे जैसे ग्रामीण इलाकों के बूथ भी सामने आएंगे तो उनके मतों की गिनती भी होगी। और यहाँ पर अभी चूंकि 3 मत जो है तीसरे राउंड तक की पूरी हो चुकी है यहाँ पर, और चौथा राउंड की अब जो गिनती चौथे राउंड की वो अब शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में। जी संजय, जिस तरीके से ममता देवी के पति बजरंग महतो की ओर से एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की गई थी, जगह जगह पर दूध मुहे बच्चे को ले जाया जा रहा था जनता के पास, लेकिन उसका कोई खास असर फिलहाल की अगर हम बात करें तो नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी पहले राउंड की ही काउंटिंग कंप्लीट हुई है, अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कुछ असर आगे चलकर देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल एक इसको ऐसे समझना है कि देखिए टोटल जो है आपको जो 405 बूथों पर हुई थी और एक साथ 40 टेबल पर गिनती हो रही है। 40 टेबल का मतलब हो गया हर राउंड में तकरीबन 20,000 मतों की गिनती होगी। 20,000 मतों की गिनती मतलब हर बार आपको जब भी ये फर्क नजर आएगा, ये फर्क आपको 2,000 से, ये फर्क हमेशा आपको 3,000 से ऊपर दिखेगा हर राउंड में। तो पहले राउंड में आप ये फर्क देख रहे हैं 5,838 का। इसका मतलब है कि चूंकि शहरी इलाकों के मतों की गिनती हो रही है, और जैसा कि आपने इमोशनल कार्ड वाला सवाल पूछा, देखिए इसमें इमोशनल कार्ड वाला चूंकि ग्रामीण इलाकों के जब मत सामने आएंगे तो कहाँ कितना इसका असर पड़ा है। चूंकि एक तरीके से ये जो वास्तव में कह सकते हैं कि प्रत्याशी हैं अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि लोगों का जो मतदाता हैं उनके रुझान को अपनी चेहरे की तरफ लाएं, तो कोशिश कितनी सफल हुई है। लेकिन पहले राउंड का जो शहरी मतदाता उनके जो इमोशनल कार्ड से उतने ज्यादा इत्तेफाक रखते नजर नहीं आए। लेकिन जैसे जैसे आपको
ये गिनती आपको जाएगी ग्रामीण इलाकों की तरफ, तो मालूम हुआ कि ग्रामीण मतदाता वास्तव में उनसे इमोशनल टच के साथ उनके साथ संपर्क में आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अब चौथे राउंड के मतों की गिनती चल रही है। पहला राउंड अगर आपको ये बता रहा है कि 5,5800 मत से आप आगे हैं। अगर ये दूसरा और तीसरा अगर ये जहां बढ़त आपको अगर यही रफ्तार रहा, कंटिन्यू रहा, ट्रेंड रहा, तो समझिए कि ये बढ़त आपको तकरीबन 15,000 तक के आसपास होगा। बिल्कुल। चलिए संजय, नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है, लेकिन इस सदन रोज हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। हर रोज हो रहे हंगामे से न तो सरकार को कुछ नुकसान है, न ही विपक्ष को नुकसान हो रहा है, तो बिहार की 13 करोड़ जनता को। बिहार की जनता अपने विधायकों को उनकी आवाज बनने के लिए भेजती है, लेकिन ये नेता सदन में जाते ही अपने अपने एजेंडे पर काम करने लगते हैं। जनता के सवाल तो शायद इतनी बड़ी बिल्डिंग में कहीं दबकर रह जाते हैं। बिहार का बजट सत्र चल रहा है। इस सत्र में छोटी छोटी समस्याओं पर बात होनी चाहिए, लेकिन बात हो रही है तो पिछली बार आपने ये किया, अब हम ये कर रहे हैं। विपक्ष भी सरकार से सवाल जवाब के बजाय सदन से भाग रहा है। अब यहाँ पर देखिए, सवाल ये है कि आखिर विपक्ष सदन से क्यों भाग रहा है, क्योंकि रोजाना जो सदन की कार्यवाही है वो हंगामे की भेंट चढ़ रही है और कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे जो हैं वो दबते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से अब बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में बिहार विधानसभा में किस तरीके से हंगामा हुआ। देखिए, बजट सत्र के दूसरे दिन से ही बवाल शुरू हो चुका था। मंत्री सुरेंद्र यादव और इस्राइल मंसूरी पर बवाल बढ़ने लगा। मंत्री ने अग्निवीरों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मंत्री इस्राइल मंसूरी का स्टूडेंट्स मर्डर से कनेक्शन भी यहां पर सामने आया। सीएम नीतीश कुमार ने इस्राइल को अपने चैम्बर में बुलाया। हत्या के आरोपों की सीएम ने जांच की बात कही, यानी कि दूसरे दिन से ही सदन की कार्यवाही में हंगामे के आसार नजर आने लगे थे। लेकिन देखिए, यहां पर सवाल कई हैं। सवाल ये कि आखिर विपक्ष मुद्दों की बात न कर इधर उधर की बात क्यों कर रहा है। उदाहरण के तौर पर देखें तो विपक्ष मुद्दों की बात नहीं कर रहा। शहीद जवानों के मुद्दे पर कल जमकर बीजेपी के विधायकों की ओर से हंगामा किया गया। सरकार के जवाब के दौरान वॉकआउट किया गया। कुछ विपक्षी विधायकों ने कुर्सी लेकर भी हंगामा किया, जो तस्वीरें भी हमने आपको कल दिखाई थी। कानून व्यवस्था का मुद्दा भी विपक्ष ने सदन में जोर शोर से उठाया। सीएम जब जवाब देने लगे तो विपक्ष की ओर से वॉकआउट कर दिया गया। तो इससे देखिए, साफ है कि विपक्ष मुद्दों की बात नहीं कर रहा। क्या सिर्फ हंगामा खड़ा करना विपक्ष का मकसद है? क्योंकि जो तस्वीरें पिछले 3 दिनों से सामने आ रही हैं वो यही जताती हैं कि विपक्ष की ओर से लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर हंगामा किया जा रहा है और जनता के मुद्दे इस वजह से दबते हुए जा रहे हैं। और देखिए, हमारे सहयोगी अमित इस वक्त लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, बजट सत्र का आज चौथा दिन और आज का दिन भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार है। पिछले 3 दिनों की बात करें तो हंगामे के जो सत्र है वो भेंट चढ़ गया। जनता के मुद्दे यहां पर नजर नहीं आते। देखिए, बिल्कुल ये बेहद कह सकते हैं कि बुरी स्थिति है। बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और इसके जरिए बिहार का जो विकास कैसे हो, इसको लेकर के लेखा जोखा सरकार ने पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट पेश किया और उसके पहले से, सत्र के पहले दिन से ही विपक्ष जो है वो हंगामा पे आतुर है। लगातार जो है हंगामा किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा और कल तो हद हो गई। कल जब सरकार जो है जवाब दे रहे थे, मुख्यमंत्री खुद जवाब दे रहे थे, तो नेता प्रतिपक्ष ने अपने तमाम विधायकों का आह्वान किया और फिर सदन से वॉकआउट कर गए। तो हम बात भी करते हैं, हमारे साथ जो विधायक हैं
तमाम विधायक जो हैं उनसे हम बात करेंगे और हमने जो बात की है वो भी खबर जो है वो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है कि हम क्यों सुने, आखिर सरकार की बात हम क्यों सुने, क्योंकि सरकार जो है वो झूठ बोल रही है। मुख्यमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप जो है वो बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने लगाया है। वहीं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि सरकार जो है उसका एक अंग माना जाता है विपक्ष को, तो जब वो सवाल करते हैं तो सवाल सुनने का मुद्दा भी रखना चाहिए। सवाल सुनने के समय में वो सदन से वॉकआउट कर जाते हैं, भाग जाते हैं और कहीं न कहीं ये जताती है उनका ये जो कदम है वो ये दर्शाता है कि जनता के जो समस्याएं हैं, मेन मुद्दा जो है उनसे इनका लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं और खबरों में बना रहना चाहते हैं। इसलिए सदन में जब वो सवाल करते हैं और सरकार जब उससे जवाब देने को तैयार होती है और सरकार जब जवाब देती है तो सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। तो कुल मिलाकर के कह सकता है कि आज भी तस्वीर जो है वो कमोबेश हंगामे वाली ही नजर आएगी, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि अभी भी हमारे जो सवाल हैं वो मौजूद हैं। सवाल जो है उसका जवाब, माकूल जवाब सरकार ने नहीं दिया है। गोल मोल जो है सरकार घुमा रही थी। सदन में मुख्यमंत्री जब बोल रहे थे तो समाधान यात्रा के वो बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हमने समाधान किया है, लोगों की समस्याओं का समाधान किया है, आगे भी करेंगे। लेकिन जो विपक्ष है उनका ये कहना था कि मुख्यमंत्री जो है वैसे जगह पर सिर्फ गए जहां पे अधिकारी उन्हें ले गए और एक घेरे में मुख्यमंत्री को रखा अधिकारियों ने, तो मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं अधिकारी और अधिकारी के बातों से मुख्यमंत्री जो है वो प्रभावित हो गए हैं। तो ये ठीक है, अगर वो प्रभावित होते तो हो, लेकिन जनता की समस्या जो है उसको उठाना सदन में हमारा दायित्व है। विपक्षी जो नेता है उनका कहना था, विपक्ष के जो सदस्य हैं उनका ये कहना था कि ये हमारा दायित्व है और उस दायित्व का निर्वहन हम करेंगे। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि आज भी जब सदन के अंदर सदन का संचालन शुरू होगा तो हंगामे की तस्वीर नजर आ सकती है। कल जिस तरह से जो रिपोर्टर टेबल था उसको तोड़ दिया, नीरज कुमार बबलू पूर्व मंत्री हैं और संवैधानिक पद पे वो रह चुके हैं और अभी भी जो है वो विधायक है, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए था। विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो लगातार कहते रहे कि अमर्यादित जो व्यवहार है वो गलत है और इस तरह से आप जो कर रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह के हरकत है आपकी, तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। अनुशासनहीनता का मामला बनता है और जनता के बीच जब जाएंगे तो जनता जो तस्वीर देख रही है उस पर आपकी किरकिरी भी होगी। तो एक तरह से विधानसभा अध्यक्ष जो है वो समझा भी रहे थे, अनुरोध कर रहे थे कि आप इस तरह का आचरण न करें, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष जो है वो आक्रामक रहा पूरे तौर पे और आज कमोबेश वही तस्वीर नजर आ सकती है यहाँ पे। जी बिल्कुल, चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम चीजों को रखने के लिए। और देखिए आज भी हंगामे के आसार पूरे नजर आ रहे हैं। विपक्ष के इस रवैये पर राजनीतिक दलों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने जहां बीजेपी को घेरा है तो वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने विपक्ष का बचाव किया है। लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका होती है। सदन में जनता के हित के लिए सवाल करें, सरकार को आईना दिखाएं, लेकिन ये तो बीजेपी विपक्ष में जनता के लिए जो जिम्मेवारी मिली है वो भी विपक्ष का जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर पा रही है। ये तो बीजेपी भगोड़ा जनता पार्टी बन गई है। बिहार में सवाल कर देती है और जब सरकार जवाब देती है तो सदन छोड़कर भाग जाती है। सदन व सत्र दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं जनता और राज्य के विकास के लिए, लेकिन जिस तरह से बिहार में चल रहे सेशन के दौरान विपक्ष का रवैया असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना दिख रहा है वो बहुत ही अफसोसजनक है। विपक्ष सरकार के से सवाल तो पूछ रही है, सरकार उन सवालों का स्वागत करती है और सरकार के जवाब देने तक विपक्ष का सदन में मौजूद न रहना ये बहुत ही दुख की बात है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष बहुत ही जरूरी है और दुर्भाग्य देखिए इस समय बिहार में एक भगोड़ा विपक्ष है। खुद सवाल पूछ देते हैं सरकार से और जब सरकार जवाब देने आती है तो सदन छोड़ के भाग जाते हैं, वॉकआउट कर लिया। तो सवाल पूछा ही क्यों भैया? सवाल पूछा तो जवाब सुनने की हिम्मत भी तो रखिए। भगोड़ा विपक्ष ठीक नहीं है, मजबूत विपक्ष चाहिए बिहार को। माननीय सदस्य मुख्यमंत्री जी की बातों को क्या सुने, लगातार गुहार लगाया जा रहा है। जिस तरह से बिहार में 14 करोड़ लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, वही गुमराह सुनने के लिए वहां पर उनके सामने बैठे। पूरा बिहार जल रहा है, हर जगह अराजकता की स्थिति है। पहले सुधार न करिएगा। लोग जब आपको सुनने लगेंगे ना तो माननीय सदस्य लोग भी सुनने लगेंगे।
और सदन में सरकार को घेरने के बाद विपक्ष द्वारा सरकार का जवाब नहीं सुनने के मामले पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सफाई दी है। बचौल का कहना है कि वे सीएम की झूठी बातों को सुनने के लिए सदन में आखिर क्यों बैठे। अपराध दिन दुगुना रात चौगुना की गति से चाहे व्यवसायी हो चाहे सामान्य जन हो सब पर बढ़ रहा है। आप प्रजनन दर पर वो बात कर रहे थे, प्रजनन दर एक समाज के लड़कियों में घटा है, अररिया किशनगंज या सीमांचल के मुस्लिम समाज में प्रजनन लड़कियों में बढ़ा है। फिर विकास की बात कर रहे थे, वो समाधान यात्रा की बात कर रहे थे कि हमने सारे समस्याओं का समाधान कर दिया। तो डपोर संखी घोषणा और झूठा बकवास सुनने के लिए हम लोग सदन में नहीं बैठेंगे, इसलिए हम लोग निकल गए। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान वीडियो वायरल किए जाने के मामले में विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 2 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया है उनमें पूर्वी चंपारण पकड़ी दयाल के अवर निबंधक अहमद हुसैन और मधुबनी के बाबू बरही के अवर निबंधक प्रणब शेखर का नाम शामिल है। दोनों को तत्काल प्रभाव से विभाग की ओर से निलंबित कर दिया गया है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश चीफ सेक्रेटरी को दिया था। विभाग ने भी अपनी ओर से जांच कराई। जांच में इन 2 अधिकारी को वीडियो वायरल करने का दोषी पाया गया और उसके बाद इनसे इनका पक्ष भी पूछा गया। जवाब मिलने के बाद इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। के पाठक का वीडियो वायरल होने के बाद बिहार में जमकर बवाल मचा था। समाधान यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने न्यूज 18 के सवाल पर कहा था कि मामले की जांच कराई जाएगी। फिलहाल 2 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। अवर निबंधक अहमद हुसैन को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा भी अवर निबंधक प्रणब शेखर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। देखिए, के पाठक का वीडियो वायरल हुआ था। के पाठक के सरकारी बैठक का ये पूरा वीडियो था जो कि वायरल हुआ था। किसी अधिकारी पर के पाठक इस दौरान भड़कते हुए नजर आए थे। वायरल वीडियो पर सीएम नीतीश कुमार ने भी संज्ञान लिया। मुख्य सचिव को पूरे मामले की जांच के नीतीश कुमार की ओर से निर्देश दिए गए। अब जांच के बाद 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच के निर्देश दिए थे चीफ सेक्रेटरी को और इस पर विभाग ने भी कार्रवाई की और तत्काल प्रभाव से 2 अपर निबंधक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बढ़ते आगे, बिहार में शराबबंदी के बाद जहरीली शराब से हुई मौत पर मुआवजे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। विधान परिषद में नीतीश कुमार ने कहा कि इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। जहरीली शराब से मौत होने पर पीड़ित परिवारों को मुआवजे पर विचार किया जाएगा। सब लोग बैठकर सोच विचार कर ले। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि सबकी सहमति से शराबबंदी लागू की गई थी। अब कह रहे हैं कि जहरीला शराब से पी करके मर गया है। अर्थात जहरीला शराब से पी करके मरता तो अपने ना गलती करता है। लेकिन हाँ, अब सब लोग, हम लोग एक बार किए थे ना 16 में कि भाई ठीक है, जो किया है गड़बड़ उसी से दिलवाएंगे इसको। आज जब तक वो नहीं देगा तब तक हम लोग दे दें, तब तक कोर्ट में कुछ रुक गया मामला। तो अभी तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनको तो नहीं, लेकिन हाँ परिवार के लोगों से शपथ दिलवाना है कि भाई देखो पीने के चलते मर गया है, कुछ नहीं, और तुम लोगों को जो भी आगे मदद करना हो, सहयोग करना हो, तो उस सब चीज पर भी सोच करके विचार न कर लीजिए सब लोग बैठ करके। तो उसके लिए कोई ऐसा चीज नहीं, शराबबंदी कोई अकेले मेरा या कोई एक पार्टी का नहीं है, ये सब लोग एकजुट होकर के किए। तो इसीलिए नहीं, सुनो ना भाई, तो ये करके जब कहिएगा हम ऑल पार्टी फिर मीटिंग करवा देंगे कि सब लोग मिल करके, कहा कि शराबबंदी तो हित में ना हम लोग लागू किए जी, कोई शराब तो नहीं पिएगा, और कितना फायदा हुआ।
और बिहार में शराबबंदी कानून और जहरीली शराब से होने वाली मौत मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही है, जिसके बाद अब सियासत जो है वो तेज हो गई है। जेडीयू ने इस कवायद की तारीफ की, तो वहीं विपक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार हमेशा पलटी मारते हैं और इस बार भी बड़ी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। स्थिति में चंद लोगों के द्वारा जो इस ढंग की आपराधिक घटना की जाती है, उन बातों की विस्तार से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि चूंकि ये ऑल पार्टी मीटिंग का फैसला है, इसलिए इस संबंध में कोई नीतिगत अगर निर्णय लेना होगा तो ऑल पार्टी मीटिंग करेंगे। अभी विमर्श का ये विषय है कि ये परिस्थिति में चंद घटनाओं के अपवाद की घटनाओं के आधार पर क्या किया जाए, ये नीतिगत निर्णय सर्वदलीय बैठक के फलाफल पर ही होगा। नीतीश कुमार जी ने ये प्रूव कर दिया है कि हम पलटी मार ही हैं, क्योंकि याद कीजिए शराब में जो मृतक परिवार मरे थे, वो किस तरह का बयान उस समय उन्होंने दिया था कि जो पिएगा वो मरेगा। लेकिन आज वो फिर पलटी मारते हुए उन्होंने कहा कि हम जरूर इस पर विचार करेंगे, सभी आप लोगों को बुलाएंगे। चलिए, सुधबुद्धि आई, लेकिन नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता को अब आपसे उम्मीद नहीं रह गया, आप बिहार को मुक्ति दीजिए। और वहीं बिहार में होली से पहले उत्पाद विभाग का एक्शन लगातार जारी है। गोपालगंज में होली में शराब पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके बेखौफ शराब माफिया पुलिस को खुली चुनौती देते हुए शराब के धंधे में लगे हुए हैं। दरअसल गंडक नदी में दुर्गम और दियारा इलाके में बालू के अंदर छिपाकर शराब की तस्करी की जा रही है। तस्वीरें गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के आशा खैरा गांव की है, जहां प्लास्टिक के ड्रम में शराब छिपाकर जमीन के अंदर रखे गए थे, लेकिन मद्य निषेध विभाग के श्वान दस्ता और ड्रोन ने शराब तस्करों के इन भट्टियों को ढूंढ निकाला और यहां पर भारी मात्रा में शराब नष्ट की गई। पूरा और नीचे ले जाओ, और नीचे ले जाओ, और नीचे ले जाइए बाबू, और नीचे ले जाइए, ड्रम को निकाला जाए। मट्टी में गड्ढा करके ड्राम में गाड़ के रखा हुआ था। वहाँ पर तो लगभग 4200 केजी जो है वो किण्वित गुड़ का पास जिससे शराब बनाया जाता है, तो वो हम लोग भी नष्ट किए हैं। और साथ में जो ड्राम था उसको निकाल के भी कटर से वहीं पे काट के उसको भी नष्ट किया। और मधुबनी में आर्मी जवान के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राजनीतिक और सामाजिक संगठन के लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। आर्मी जवान ने आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पठानकोट में ड्यूटी पर तैनात सेना का जवान अमन महतो छुट्टी के दौरान अपने घर आया था और इसी दौरान मधुबनी के मधेपुर थाना अध्यक्ष ने उसके साथ मारपीट की। अमन मधुबनी जिले के लखनौर थाना के रामचंद्रा गांव का रहने वाला है। पूरे मामले की जांच झंझारपुर एसडीपीओ फिलहाल कर रहे हैं। देखने में आपके भैया यहाँ अभी कम बैग लैंड पूरा यहाँ पे पूरा मारा है, पूरा ब्रेन के ऊपर। कुछ दिन पहले एक आर्मी मैन के साथ एसएसओ मधेपुर के द्वारा मारपीट की घटना प्रकाश में आई थी। वो कल हमारे ऑफिस भी एप्लीकेशन लेकर के आए थे और कल मधेपुर थाना के जाने के क्रम में मैंने उन्हें मधेपुर थाना पर बुलाया भी। उनसे सारी विस्तृत जानकारी ली गई है कि क्या उनके साथ घटना घटी थी। उनके परिजन भी हमसे मिले और उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन थानाध्यक्ष के बाहर रहने के कारण उनसे इस स्तर पर पूछताछ नहीं की जा सकी है। इसके अलावा कई अन्य पक्ष हैं जिनका बयान लिया जाना आवश्यक है और इस संदर्भ में सभी तथ्यों को जान करके जो भी निष्कर्ष आएगा वो उसके संदर्भ में मेरी सम्मति।